इसको आगे करना, इसको आगे करना, इसको इस कलर में। एक पहले इंट्रोडक्शन करा दे। यस। ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಯರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಎನ್ ಚಂದ್ರೂರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. हेलो हेलो, थोड़ा आवाज़ बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार। कल 14 अप्रैल है। संविधान शिल्पी गरीब वंचित शोषितों के लिए सकारात्मक संघर्ष करने वाले सामाजिक समानता के लिए और अवसर की समानताओं के लिए संघर्ष करने वाले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं उनकी जयंती की आप सभी को शुभकामना देता हूँ। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शुभकामना हमने आपको दी है तो इतिहास में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है कि आखिर इतिहास क्या था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस 6 तारीख से और 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह हम मना रहे हैं। उस सामाजिक न्याय सप्ताह में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी समझ में आती ना? समझना ही पड़ेगा। जब हम सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं और अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं तो फिर प्रश्न कई उठते हैं कि आखिर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सोचा था, देश की एकता अखंडता के लिए गरीब वंचित शोषितों को भी बराबर पर लाकर देश को मजबूत करने का जो सपना देखा था, संविधान लिखते समय उन्होंने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता और अवसर की समानता। स्वाभाविक है वो विभेद नहीं करना चाहते थे, वो लोगों को बराबरी पे लाना चाहते थे। देश के एक ऐसे राष्ट्रवादी महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि मैं पहले भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का की भावना के अनुसार जब भी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे यहाँ बॉम्बे जी की सरकार हो, जिसने भी काम किया है तो कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर परोसा गया, लोगों में भ्रम पैदा किया गया, षड्यंत्र किए गए। जैसे एक षड्यंत्र किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद आप मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप भारत या देश कैसे चलाओगे,
अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा। नरेंद्र मोदी जी से पहली बार पत्रकारों ने पूछा कि आपकी सरकार किसके लिए समर्पित होगी। मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए समर्पित सरकार होगी। मोदी जी से पत्रकारों ने पूछा, आप लोगों ने पूछा, जब कम्युनिस्ट, कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आरक्षण को खरोंच भी नहीं आएगी। इतना स्पष्ट हमारी आइडियोलॉजी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी आइडियोलॉजी में कहा, अंत्योदय ये हमारा लक्ष्य होगा। सबसे पीछे खड़ा हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पीछे खड़ा है उसको भी बराबरी बुलाना है। इस आइडियोलॉजी पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, आदरणीय बॉम्बे जी की गवर्नमेंट कर्नाटक में काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी विधानसभा की सीटें पे कैंडिडेट घोषित हुए हैं। शिवाजी नगर ये सीट जनरल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय चंद्रू जी को, अनुसूचित जाति के एससी के कार्यकर्ता को वहां टिकट देकर संविधान की भावना और अंबेडकर जी की भावना का सम्मान किया है। हमने मध्य प्रदेश में भी बीरपुर की सीट पर पिछली बार एसटी को टिकट दिया था, जीते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने टिकट दिया, वो कुछ वोटों से माइनस हुए हैं। पिछली बार 2 सीटें हमने त्रिपुरा में दी थी, वो दोनों जीते थे। और केवल इतना ही नहीं, पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक यहां मांग थी और इसलिए एससी में 15% से बढ़ाकर 17% यानी कि 2% एससी को आरक्षण बढ़ाने का काम किया। 4% एसटी को भी आरक्षण बढ़ाने का काम किया। अगर हम दलित विरोधी होते तो हम ये काम नहीं करते। अगर हम आरक्षण विरोधी होते तो हम ये काम नहीं करते। यानी कि हम कहीं ना कहीं गरीबों को न्याय मिले वो काम कर रहे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में एक लंबे समय से एक मांग चलती आ रही थी कि आरक्षण में भी वर्गीकृत होना चाहिए, कर्नाटक की सरकार ने उसी वर्गीकरण को ध्यान में रखते और आरक्षण को देने का काम किया है। मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं, जब हमसे कहा जाता है कि हम संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो मैं स्मरण कराना चाहता हूं 2 चीजों को। जब देश आजाद हुआ था और कश्मीर, जम्मू कश्मीर बना था, तो बाबा साहब अंबेडकर जी से शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर को 370 धारा लगाने का समर्थन करिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता कि हम कमाएं, हम सड़कें बनाएं और हम आपको खिलाएं। भारत की एकता के लिए ये अच्छा नहीं होगा, ये शेख अब्दुल्ला को कहा था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री होने के बाद भी उनको साइड लाइन करते हुए धारा 370 लगाई, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर की भावना का अपमान किया और एक देश एक संविधान पर भी चोट की कांग्रेस ने। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक देश एक संविधान का सम्मान किया और अंबेडकर जी की भावना का आदर करते हुए धारा 370 खत्म कर दी। धारा 370 खत्म होने के कारण वहाँ पहली बार नौकरियों में आरक्षण मिलना चालू हुआ है। वहाँ पहली बार एसटी के लोगों को असेंबली में आरक्षण मिलेगा। ये अभी जो परिसीमन हुआ है उसमें 9 सीट एसटी और 7 सीट एससी को मिलेगी।
तो हम संविधान के पक्षधर हैं, हम आरक्षण के पक्षधर हैं, इसलिए हमने 370 धारा खत्म की। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने 1975 में इंदिरा जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णयों को किनारे करते हुए, अपमान करते हुए, उन्होंने देश में बेवजह आपातकाल लगाने का काम किया था। विपक्षी नेताओं को संविधान में मिलने वाले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा था कांग्रेस ने, और यही काम यहां कांग्रेस कर रही है। बॉम्बई जी ने जब एससी को 2% आरक्षण 4% आरक्षण बढ़ाया तो वो कहने लगे कि ये गलत है, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। और हमने 370 धारा खत्म की तो दिग्विजय सिंह बोले, कांग्रेस के तमाम लीडर बोले कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो फिर से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 317 फिर से लागू करेंगे, यानी कि दलितों को आरक्षण जो मिला है वो फिर से कहीं जाने का काम होगा। मैं एक चीज यहां और बताना चाहता हूं, दलित कांग्रेस के लिए वोट बैंक रहा है, सम्मान श्रद्धा का केंद्र कभी नहीं रहा। 1977 में बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस के बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनको भी साइडलाइन करते हुए देश में आपातकाल लगाया, यानी कि बाबू जगजीवन राम का अपमान किया कांग्रेस ने। और जहां तक बाबा साहब अंबेडकर का अपमान का सवाल है तो कांग्रेस ने एक नहीं कई बार किया है। 1952 में मेन लोकसभा इलेक्शन में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने का पाप कांग्रेस ने किया। 1954 में भंडारा लोकसभा बाई इलेक्शन में बाबा साहब अंबेडकर को फिर से कांग्रेस ने चुनाव हराने का पाप किया, और वहां नेहरू जी खुद चुनावी सभा में अंबेडकर जी के खिलाफ गए। नंबर 3, राजीव गांधी दक्षिण में खत्म होते हैं, 2 साल बाद उनको भारत रत्न का सम्मान मिला, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर 1956 में खत्म हुए, 43 इयर्स बाद अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टिंग से वीपी सिंह की सरकार में अटल जी अडवाणी जी के प्रयासों से भारत रत्न का सम्मान मिला। 43 ईयर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न का मिल गया सम्मान, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न का सम्मान जीते जी मिल गया। फिर कारण क्या है कि अंबेडकर जी को कांग्रेस की गवर्नमेंट में भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। इसका मतलब है कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है। सेंट्रल हॉल में सभी बड़े लीडर्स का तेल चित्र लगा था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते अंबेडकर जी का तेल चित्र कांग्रेस ने नहीं लगाया। कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से हजारों योजनाएं थी, हजारों बिल्डिंग्स के नाम थे, लेकिन संविधान शिल्पी अंबेडकर जी के नाम से एक भी योजना का नाम नहीं रखा। इसका मतलब है कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है। और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर जी की भावना और संविधान की भावना का सम्मान करते हैं। वो अंबेडकर जी के नाम से भीम ऐप का नाम रखते हैं। उनकी 125वीं जयंती होती है, उस पर वो 2 दिन संसद में डिबेट करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान के लोगों को संविधान मालूम पड़ना चाहिए, हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और 2015 में मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू का अनावरण करते हुए मोदी जी ने घोषणा की थी कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं है,
और इसलिए 2015 में मोदी जी ने कहा कि भारत में संविधान दिवस मनाना चालू होगा। और आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का फुर्सत नहीं मिला। संविधान कहता सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, अंबेडकर जी ने भी यही कहा है। तो फिर क्या कारण है कि कांग्रेस ने गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे मकान देने का मामला हो, चाहे शौचालय मामला हो, चाहे जनधन के मामले हो, ये कांग्रेस भी दे सकती थी गरीबों को, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने गरीबों को ये नहीं दिया। इसका मतलब है कांग्रेस SC ST और गरीब विरोधी भी है। एक नहीं, इस प्रकार के कई कारण है। अभी कर्नाटक में पिछले दिनों एक बड़ी घटना हुई। कांग्रेस के हमारे SC के MLA अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पर हमला हुआ। ये हमला किसने किया था? ये हमला कांग्रेस की विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर और यहाँ के इतने सारे सिद्धारमैया जी, खड़गे जी, एक ने भी आंदोलन खड़ा नहीं किया कि हम आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। पूरे देश में कोई बयान नहीं दिया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के नेशनल लीडर, नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ हैं, खड़गे जी। खड़गे जी कंटिन्यू कांग्रेस की गवर्नमेंट में केंद्र में रहे। उनको पूछना चाहिए कि आप इतने बड़े लीडर हैं, फिर भी कर्नाटक में 2% 4% रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ा? कांग्रेस के MLA का घर जला दिया, तोड़फोड़ की, आपने बयान क्यों नहीं दिया? आप केंद्र के बड़े लीडर रहे, अंबेडकर जी को भारत रत्न सम्मान नहीं मिला, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? कॉन्स्टिट्यूशन डे कांग्रेस ने नहीं मनाया तो खड़गे जी ने वो आवाज कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं उठाई? अंबेडकर जी के नाम से एक भी योजना का नाम नहीं था तो खड़गे जी ने वो आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका मतलब है कि खड़गे जी का कांग्रेस में केवल पद मिला है, उनकी कोई इज्जत कांग्रेस में नहीं है। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने ना तो कोई आवाज उठाई और ना कांग्रेस ने कभी उनकी आवाज को सुना। और इस प्रकार से एक नहीं कई मुद्दे ऐसे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस SC विरोधी भी है, कांग्रेस दलित विरोधी भी है और अंबेडकर विरोधी भी है और जगजीवन राम विरोधी भी है। मैं बहुत ताकत के साथ ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के 57 ईयर में केंद्र में विकास रुका है, कल्याण रुका है। वो डबल इंजन की सरकार में 4 गुनी गति से हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35% SC ST के लोगों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं में लाभ पूरे देश में मिल रहा है और मोदी गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 35% SC को भी मिल रहा है, 35% ST को भी मिल रहा है और हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको भी उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं में घर बन रहे हैं, उनको भी इलाज हो रहा है आयुष्मान में, उनको भी शौचालय मिला है, उनको भी आयुष्मान कार्ड बना है। इसका मतलब है कि हम जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो दलित है, उसको भी बराबरी पे लाना चाहते हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, यही हिंदुस्तान का संविधान कहता है। ये सब कुछ कांग्रेस नहीं कर पाई, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। मुझे फक्र है उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि बीजेपी के 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। उस 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम में बूथ तक 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भी मनाई जाती है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, राजद किसी दल में नहीं मनाया जाता है, केवल बीजेपी में कल 14 तारीख को
बूथ तक अंबेडकर जयंती मनाएंगे। हम आरक्षण विरोधी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी बीजेपी ने आरक्षण प्रक्रिया लागू की है। 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अनुसूचित जाति का, जनजाति का जनरल सेक्रेटरी कंपलसरी है। इसका मतलब है हम संगठन में भी अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने का काम करते हैं और इसलिए हमारी विचारधारा स्पष्ट है। मैं कांग्रेस के लोगों से जरूर पूछना चाहता हूं कि इनका जवाब दीजिए। नंबर 1, अंबेडकर जी को 1952, 1942 में चुनाव हराने का पाप क्यों किया? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि अंबेडकर जी का तेल संसद में क्यों नहीं लगा? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्यों नहीं मिला? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक भी योजना का नाम कांग्रेस ने क्यों नहीं रखा? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने क्यों नहीं मनाया? ये सब कांग्रेस को जवाब देना पड़ेंगे। मैं कह सकता हूं अनुसूचित जाति दलित समाज ये बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस ने केवल वोट कबाड़ा उनको न सम्मान दिया, न उनको रोजगार दिया, न उनके महापुरुषों को सम्मान किया, न उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई काम किया। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में हम स्वावलंबन भी दे रहे हैं, हम सम्मान की योजना भी बना रहे हैं, हम संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं, हम आरक्षण को भी सुरक्षित बना के रखे हुए हैं। और जहाँ तक संविधान का मामला है तो संविधान में 88 संशोधन कांग्रेस ने किए हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने केवल 11 संशोधन किए हैं, उसमें 8 संशोधन एससी के पक्ष में किए और इसलिए कांग्रेस कह ही नहीं सकती। मैं ये सब जानकारियां आपको इसलिए दे रहा था कि स्वाभाविक है कांग्रेस एससी एसटी के लोगों में एक जहर, एक भ्रम पैदा करने का काम करती है। यही काम खड़गे जी कहीं ना कहीं करते हैं और इसलिए हमने समय समय पर कांग्रेस को ये जवाब देने की कोशिश की है। आपके माध्यम से अनुसूचित जाति के, हमारे जनजाति के जो भाई हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और जो आरक्षण बढ़ाने का काम, संविधान मजबूत करने का काम किया है, हमने आप सबको बताने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कन्नड़ की भाषा में कुछ अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं छलवादे जी, और ये तो एमएलसी है, एमएलसी में कोई आरक्षण नहीं होता है, राज्यसभा में भी कोई आरक्षण नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया है और 7 लोगों को राज्यसभा में भी जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ भी राज्यसभा का सांसद भी बनाया है। धन्यवाद। ಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಸ್ಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿತು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು 132ನೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ
ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತು, ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತು, ಅವರ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಪಂಚಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 10 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಾವು ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಲಿತರನ್ನು ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಗರೀಬರನ್ನಾಗೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಆ ತಳಹದಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ BJP ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದಲಿತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವೃಂದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 2 ಸಂವಿಧಾನಗಳಿದ್ವು? ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವೋ 74 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆವತ್ತೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ 74 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಮೀಸಲಾತಿಯ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನು, ಸಂವಿಧಾನದ ಇವರು BJPಯವರು ಬಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೀಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿರೋದಾಗಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಲಿತ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ
ಈ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಾವೇ ಸಂರಕ್ಷಕರು, ನಾವೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೇಲೆತ್ತತಕ್ಕಂಥ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವರು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ಚಂದ್ರು ಅವರು, ಅದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರು ಒಬ್ಬ SC ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಅಲ್ಲಿ SCಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅದೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅದೇ ಹೊಸದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ಗೂ ಕೂಡ ಜನರಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಈವನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಯುತ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.